तो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आप सभी दोस्तों का फिर से एक बार आपके इस चैनल में, आपके ही इस खूबसूरत से चैनल में आपका ये दोस्त, आपका ये भाई तहे दिल से स्वागत करता है। तो दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हमारे पास लिखा हुआ है फाइलम अर्थ्रोपोडा। क्या होता है अर्थ्रोपोडा? कैसे दिखता है अर्थ्रोपोडा? किन हैबिटेट्स में पाया जाता है अर्थ्रोपोडा? तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को और तलाश करने की कोशिश करते हैं इन्हीं छोटी मोटी दो चार सवालात के जवाब को। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो फाइलम अर्थ्रोपोडा, दिस इज द लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमालिया व्हिच इंक्लूड्स इंसेक्ट्स। फाइलम अर्थ्रोपोडा को दोस्तों लार्जेस्ट फाइलम माना गया है और इसमें मुख्यतः कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं? इंसेक्ट्स हैं। ओवर टू थर्ड्स ऑफ ऑल नेम्ड स्पीशीज ऑन अर्थ आर आर्थ्रोपोड्स, फिगर 4.12। अभी तक जितने भी स्पीशीज को इस दुनिया में पता लगाया गया है, उन्हें नाम दिया गया है, उनमें से 2/3 तो सिर्फ आर्थ्रोपोड्स होते हैं, आर्थ्रोपोड्स हैं। दे हैव ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन? जब ऑर्गन्स ऑर्गन्स जो है कोई एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करने के लिए जब कोऑर्डिनेट करते हैं, आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं, तो ऐसे लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन को ही क्या कहा जाता है? ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। दे आर बायलेटरली सिमेट्रिकल, ट्रिप्लोग्राफिक, सेगमेंटेड एंड सीलोमेट एनिमल्स। अब बायलेटरली सिमेट्रिकल होने के क्या मायने होते हैं? बायलेटरली सिमेट्रिकल होने के ये मायने होते हैं दोस्तों कि इनके सेंट्रल एक्सिस को पास करते हुए किसी एक प्लेन से अगर इनके बॉडी को काटा जाए तो इन्हें दो इक्वल हाफ्स में इनके बॉडी को बांटा जा सकता है। तो ऐसे सिमेट्री होने वाले एनिमल्स को ही बायलेटरली सिमेट्रिकल जो है बॉडी होने वाला ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। ट्रिप्लोब्लास्टिक होने के मायने हैं कि इनके एम्ब्रियोनिक स्टेज में जो है तीनों जर्माइनल लेयर्स देखने को मिलता है, यानी कि एंडोड्रम, मेसोड्रम, एक्टोड्रम। और इन्हीं जर्माइनल लेयर्स से परत परत जो है ऑर्गन सेल में बाद में डेवलप होता है, बनता है, फरक फरक पार्ट्स बनते हैं। द और इसके अलावा जैसे कि सेगमेंटेड एंड सिलोमेट एनिमल्स, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये जो स्कॉर्पियन आप देख पा रहे हैं, या फिर आप ये जो प्राण देख पा रहे हैं, या फिर आप ये लोकस्ट देख पा रहे हैं, या फिर आप जो बटरफ्लाई देख पा रहे हैं, इन सब केसेस में आपको एक चीज देखने को मिल रहा है दोस्तों कि इनका जो बॉडी है वो सेगमेंटेड नजर आ रहा है, सेगमेंट टुकड़ों टुकड़ों में बटा हुआ नजर आ रहा है। तो इनका बॉडी कैसा होता है? सेगमेंटेड होता है। सिलोमेट एनिमल्स होते हैं। सिलोमेट एनिमल्स होने के मायने होते हैं कि इनमें सीलम पाया जाता है, इनके बॉडी वाल और इनके गट वाल के बीच में बॉडी कैविटी पाया जाता है, और वो भी मेसोडर्मली लाइन बॉडी कैविटी पाया जाता है। द बॉडी ऑफ आर्थ्रोपोड्स इज कवर्ड बाय चाइटिनस एक्सोस्केलेटन। इनका जो बॉडी होता है, आर्थ्रोपोड्स का जो बॉडी होता है, वो काइटिनस एक्सोस्केलेटन का जो है कवर्ड होता है। अगर आपने कभी किसी लोकस्ट को पकड़ा होगा तो आपने महसूस किया होगा दोस्तों कि इनका जो बॉडी होता है काफी टफ टाइप का होता है। तो यही काइटिनस एक्सोस्केलेटन की वजह से जो है थोड़ा सा टफ टाइप का महसूस हो रहा होता है, थोड़ा कड़ा टाइप का महसूस हो रहा होता है। द बॉडी कंसिस्ट्स ऑफ हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। इनके बॉडी को लगभग लगभग 3 हिस्सों में बांटा जा सकता है: हेड रीजन, थोरैक्स रीजन और एब्डोमेन रीजन। दे हैव जॉइंटेड अपेंडेजेस, आर्थ्रोज जॉइंट फोडा अपेंडेजेस। अच्छा, इनके पास जॉइंटेड अपेंडेजेस पाए जाते हैं, यानी कि एक जो अपेंडेज है इधर है, एक अपेंडेज इधर है, एक अपेंडेज इधर है, उसका करस्पॉन्डिंग अपेंडेज इधर है, यानी कि प्रत्येक जो अपेंडेज है वो क्या होता है? पेयर में एग्जिस्ट करता है और आपस में लिंक होता है, आपस में ज्वाइंट होता है। जैसा कि आप फिगर में जो है आसानी से देख पा रहे हैं, जब आप इसके वेंट्रल पोर्शन को यानी कि पेट के तरफ के हिस्से को जब देखेंगे तो आप पाएंगे कि जो इनका अपेंडेजेस होते हैं, इनके जो लेग्स होते हैं आपस में क्या होते हैं? कनेक्टेड होते हैं। तो आर्थ्रोज के माने होते हैं ज्वाइंट और पोडा के माने होते हैं अपेंडेज। अपेंडेजेस के बीच में अगर ज्वाइंट देखने को मिलता है, कनेक्शन देखने को मिलता है, तो उसी को क्या कहा जाता है? उसी को ज्वाइंटेड अपेंडेजेस कहा जाता है। और ज्वाइंटेड अपेंडेजेस आर्थ्रोपोडा में पाया जाता है, जो कि इनका एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स आर गिल्स, बुक, लंग्स और ट्रैकियल सिस्टम। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स की अगर बात की जाए आर्थ्रोपोडा की, तो इसमें जो है गिल्स भी मौजूद हो सकते हैं, जैसे प्रॉन्स वगैरह में गिल्स पाए जाते हैं। बुक गिल्स भी मौजूद होते हैं,
जैसे कि आपका ये जो स्कॉर्पियन होता है इसमें बुक विंग्स पाया जाता है। ऐसे ही बुक लंग्स भी पाए जाते हैं या फिर ट्रेकियल सिस्टम भी मौजूद होता है। अब ट्रेकियल सिस्टम की बात की जाए तो जैसे कि ये जो आप देख पा रहे हैं यानी कि लोकस्ट वगैरह इनमें क्या होता है, ट्रेकिया पाया जाता है, ट्रेकियल सिस्टम मौजूद होता है। तो ये तो थी बातें रेस्पिरेटरी सिस्टम या फिर रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के ताल्लुक से। सर्कुलेटरी सिस्टम इज ऑफ ओपन टाइप, यानी इनका जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है उसमें कोई भी ब्लड वेसल नहीं पाया जाता है, कोई ब्लड वेसल का जो है इस्तेमाल ये नहीं करते ब्लड को पंप करने के लिए, शरीर तक पहुंचाने के लिए, शरीर भर फैलाने के लिए। सेंसरी ऑर्गन्स लाइक एंटीना, आईज, कंपाउंड एंड सिंपल स्टैटोसिस्टस और बैलेंसिंग ऑर्गन्स आर प्रेजेंट। तो इनमें सेंसरी ऑर्गन्स के तौर पे जैसे कि इनके हेड रीजन में, एंटीरियर रीजन में जो है एंटीना मौजूद होता है, आईज मौजूद होते हैं। ऐसे ही इनका जो आईज होता है कंपाउंड टाइप का भी हो सकता है, सिंपल टाइप का भी हो सकता है। स्टैटोसिस्ट नामक जो बैलेंसिंग ऑर्गन्स हैं, बैलेंसिंग ऑर्गन भी इनमें मौजूद होते हैं। अब एक्सक्रीशन की अगर बात की जाए तो एक्सक्रीशन के लिए आप मालफिजियन ट्यूबुल्स को इनमें देखने को मिलेगा, इन्हें आप देख पाएंगे। और इस चीज को आपको फिगर में देखना है तो आप गूगल में भी सर्च करके देख सकते हैं। और साथ ही साथ एनसीईआरटी में जो फ्रॉग या फिर अर्थवर्म और कॉकरोच वाला जो चैप्टर है उसमें भी आप जाकर देख सकते हैं कि किस तरह से एक इंसेक्ट में मालफिजियन ट्यूबुल्स मौजूद होते हैं। ऐसे ही दे आर मोस्टली डायोसिस। अब डायोसिस होने के मायने क्या होते हैं? डायोसिस होने के मायने ये होते हैं दोस्तों कि जो उनका मेल इंडिविजुअल होता है, फीमेल इंडिविजुअल होता है, दोनों एग्जिस्ट करता है, यानी कि ये मेल इंसेक्ट है, फीमेल इंसेक्ट है, इस तरह से एग्जिस्ट करते हैं, ना कि एक ही ऑर्गेनिज्म में दोनों पार्ट्स होना। ऐसे ही अगर आगे बढ़ा जाए तो फर्टिलाइजेशन इज यूजुअली इंटरनल। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, यानी कि जो गैमेट्स बनते हैं वो गैमेट जो है शरीर के अंदर ही फ्यूज होते हैं, जाइगोट बनता है, उसके बाद में उसे जो है क्या होता है, उसे एक के मार्फत बाहर निकाला जाता है, जिससे नए ऑर्गेनिजम्स जो है ग्रो कर जाते हैं, नए इंडिविजुअल्स ग्रो कर जाते हैं। दे आर मोस्टली ओविपेरस, जैसा कि बताया कि अंडे ये देते हैं, लेइंग एग्स। डेवलपमेंट में भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, इनका जो डेवलपमेंट होता है वो डायरेक्ट भी हो सकता है, इनडायरेक्ट भी हो सकता है। डायरेक्ट होने के ये मायने होते हैं कि इनमें कहीं भी इनके डेवलपमेंटल स्टेजेस के दौरान कहीं भी कोई लार्वल स्टेज नहीं नजर आता। जबकि इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होने के ये मायने होते हैं कि इनके डेवलपमेंटल स्टेजेस के दौरान कोई एक लार्वल स्टेज जरूर मौजूद होता है। लार्वल स्टेज वो स्टेज होता है जो कि एडल्ट स्टेज से थोड़ा सा हटके नजर आ रहा होता है, थोड़ा सा डिफरेंट नजर आ रहा होता है। तो अगर इस तरीके से लार्वल स्टेज अगर मौजूद है डेवलपमेंटल स्टेजेस में, तो ऐसे डेवलपमेंट को इनडायरेक्ट डेवलपमेंट भी कहा जाता है। तो डायरेक्ट डेवलपमेंट भी शो करते हैं कुछ आर्थ्रोपोड्स, और कुछ आर्थ्रोपोड्स जो होते हैं क्या शो करते हैं, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट शो करते हैं। अब बात आती है इकोनॉमिकली इंपोर्टेंट इंसेक्ट्स की, तो कुछ ऐसे इंसेक्ट्स भी हैं दोस्तों जो कि इकोनॉमिकली काफी इंपोर्टेंट माने गए हैं। जैसे मिसाल के तौर पे हनी बी, एपिस, ये क्या होता है, इससे हम हनी ऑब्टेन करते हैं। हनी काफी इंपोर्टेंट जो है एक फूड आइटम होता है। और इसके अलावा इसका जो कॉम्ब होता है, कॉम्ब के भी कई जो है कॉस्मेटिक यूजेस हैं। बॉम्बिक्स की अगर बात की जाए सिल्क वर्म से, तो सिल्क जो एक बेहतरीन कपड़ा कपड़ा बनाने का मटेरियल होता है, वो भी इन्हीं आर्थ्रोपोड्स का ही एक देन होता है, इस तरह से हम कह सकते हैं। लासिफर लैक इंसेक्ट, ये भी इकोनॉमिकली इंपोर्टेंट माना जाता है। वेक्टर्स में अगर बात की जाए तो पहले वेक्टर्स होते क्या है? वेक्टर्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं दोस्तों जो कि किसी एक पैथोजन को जो है उसे फैलाने में मदद करते हैं। मिसाल के तौर पे जो मलेरिया का जो पैथोजन होता है, यानी कि प्लाज्मोडियम जो होता है, प्लाज्मोडियम को इन्हीं इनसे जो मॉस्किटोज होते हैं वही फैलाते हैं। तो ऐसे एनिमल्स या फिर ऐसे ऑर्गेनिजम्स या फिर ऐसे इंसेक्ट्स जो कि क्या करते हैं कि किसी एक रोग को, किसी एक पैथोजन को फैलाते हैं, उन्हें वेक्टर्स कहा जाता है। तो वेक्टर्स अंतर्गत जैसे कि एनोफिलिस जो मस्किटो है, क्यूलेक्स मस्किटो है, एडिस मस्किटोज है, ये सब क्या है, एक बेहतरीन वेक्टर्स होते हैं फर्क फर्क किस्म के जो है पैथोजन के लिए। जैसे कि एनोफिलिस के ताल्लुक से अगर कहा जाए तो जैसा कि मैंने कहा कि मलेरिया को ये फैलाता है, क्यूलेक्स इसी तरह से कोई एक जो है उसको बीमारी को फैलाता है, एडिस जो होता है चिकनगुनिया को फैलाता है। ऐसे ही अगर बात की जाए ग्रीगेरियस पेस्ट की, ग्रीगेरियस पेस्ट ऐसे ही पेस्ट होते हैं दोस्तों जो कि एक ग्रुप में रहना पसंद करते हैं। तो ऐसे पेस्ट में लोकस्टा शामिल है, यानी कि ये जो इन्हें टिड्डे कहते हैं ये शामिल है। लिविंग फोसिल की अगर बात की जाए तो किंग क्रैब लिम्यूलस, लिम्यूलस किंग क्रैब। अच्छा, लिविंग फोसिल क्या होता है? कोई एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जो फिलहाल के दौर में पाया जाता हो, लेकिन उसमें कुछ ऐसी खूबियां पाई जाती हो, देखने को मिलती हो, जो कि
आज से कईयों जो है बरस पहले, यानी कि बहुत पुराने वक्त में जो ऑर्गेनिजम्स पाए जाते थे उनमें पाई जाती थी ऐसी खूबियां भी अगर इनमें देखने को मिल रही है, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को क्या कहा जाएगा? लिविंग फॉसिल कहा जाएगा। फॉसिल जो हो चुके, जो जा चुके इस दुनिया से, ऐसे ऑर्गेनिजम्स का लिविंग फॉर्म, लिविंग फॉसिल, इस तरह से आप समझ सकते हैं। तो लिम्यूलस किंग क्रैब एक ऐसा आर्थ्रोपोड होता है, इंसेक्ट होता है जो कि लिविंग फॉसिल होता है। तो उम्मीद करता हूँ आज की इस वीडियो में आपको जो भी कुछ भी छोटी मोटी चीजें समझाने की कोशिश की गई है, एटलीस्ट आपको 80% चीजें तो जरूर समझ में आई होगी दोस्तों। फिर भी अगर कोई चूक रह जाती है मेरे समझाने में, मेरे बोलने में, तो आप उसे करेक्ट कर सकते हैं अपने जो है कमेंट बॉक्स में जाकर। और जो अगर आपको कोई डाउट है तो आप उसे भी कमेंट बॉक्स में आकर पूछ सकते हैं। बहरहाल, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे हौसले को बढ़ाने के लिए हम हमारे इस वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं। हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने जो दोस्त हैं, अपने जो फ्रेंड सर्कल है उसमें इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।